हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे बढ़ते हैं आगे। हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसको आप लोग कह सकते हैं, ये हमारा चल रहा था टॉपिक। और इस टॉपिक के अंतर्गत लास्ट हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज मेंडल के ऊपर दोबारा से फोकस करेंगे और जितनी बातें हमने पढ़ी हैं उन सारी बातों का यूज होगा। इस यूनिट के ऊपर 2 क्लास हमारी लग चुके हैं, तीसरी क्लास बच्चे समझिए। जैसा मैंने बताया था पिछली क्लास में जहां छोड़ा था हमने, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मेंडल के जो इनहेरिटेंस या वंशागति के नियम, या मेंडल के जो विरासत के नियम बोल सकते हो, वंशागति के नियम बोल सकते हो, उनके ऊपर हमें चर्चा करनी बच्चे अभी। आइए सर। एक नियम इन्होंने दिया था बच्चे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हालांकि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते समझा चुका हूं इसमें क्या होने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे। प्रभाविता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम बच्चे, जिसको हम लोग बोलेंगे सर। तो इन्होंने कहा भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमें क्या एक्सप्लेन किया कि भी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। पहली बात, 2-3 स्टेप में लिखूंगा इसको मैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units called factor। गुणों का नियंत्रण, गुणों का नियंत्रण अलग 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 इकाइयों द्वारा होता है, जिन्हें कारक या फैक्टर कहा गया। इन्होंने कहा भी, अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरी बात करूं, अगर मेंडल कहे कि भाई असीम सर जो हैं उनकी प्रॉपर्टी अगर देखी जाए कि भाई वो लंबे हैं, है ना, तो लंबे हैं तो उसके लिए एक अलग फैक्टर है उनकी बॉडी के अंदर, उसके कारण वो लंबे हैं। अगर वो मोटे होते, तगड़े होते, जैसे भी मतलब करेक्टर होंगे, वैसे मोटा तगड़ा क्या है करेक्टर है। अगर मेरा कलर की बात, मेरे बालों का कलर की बात करें, मेरे बाल काले हैं तो मतलब उसके लिए मेरी बॉडी में एक अलग फैक्टर है। ठीक है। तो ये इन्होंने कहा भी किसी भी व्यक्ति के अंदर फैक्टर, कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ इकाइयां होती हैं जिनको हम फैक्टर बोलेंगे, तो वो हर एक अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स, हर एक अलग गुण के लिए अलग यूनिट होती है, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। उस समय पे उसको जीन नहीं कहा जाता था, जिसको आज हम जीन कहते हैं। मेंडल के टाइम पे उसको फैक्टर कहा गया था, मेंडल के द्वारा। जीन बाद में नाम पड़ा है, ठीक है। पहली बात। फिर दूसरी बात इन्होंने करी कि ये जो फैक्टर होते हैं ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। फैक्टर्स आर फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर्स। ये फैक्टर जोड़े में होते हैं मेरे भाई। ये फैक्टर जो हैं ये जोड़े में होते हैं। ये मेरे भाई इन्होंने दूसरी बात हमें बताई, ठीक है। ये फैक्टर्स जोड़े में होते हैं, दूसरी बात के विषय में इन्होंने हमें ये कहा सर, ये हमें बताया इन्होंने। ओके सर। तीसरी बात पे हम चलते हैं, तीसरी बात पे चलते हैं सर। और थर्ड थिंग इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि इनमें से एक जो है ना भाई, ये जो फैक्टर जोड़े में है, तो जोड़े में है ये फैक्टर, वन आउट ऑफ दिस फैक्टर पेयर इज डोमिनेंट एंड
अदर इज रिसेसिव। इस जोड़े में से एक प्रभावी होगा व दूसरा निष्क्रिय होगा या अप्रभावी होगा। जो प्रभावी होगा उसके कैरेक्टर्स व्यक्ति में या जीव में दिखेंगे, और जो प्रभावी नहीं होगा उसके गुण नहीं दिखेंगे। तो ये कुल मिला के लॉ ऑफ डोमिनेंस है। बात वहीं पे आगे लास्ट में पहली बात बोली कि भी कोई भी व्यक्ति उसके प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कैसे कैरेक्टर्स होंगे, कैसे गुण होंगे, उसका डिसाइड कौन करता है। एक यूनिट होती है, हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिनको हम फैक्टर बोलेंगे, आज उसको जीन्स बोलते हैं। फिर कहा कि भाई ये पेयर में पाए जाते हैं, पेयर मतलब एक माता से मिलता है, एक पिता से मिलता है। तीसरी बात कही कि उन दोनों में से लेकिन एक ही प्रभावी होता है। मतलब मान लो माता से मिला है वो कम हाइट वाला मिला है, पिता से मिला लंबा वाला मिला है, तो उनमें से एक ही अपना प्रभाव छोड़ेगा, या तो बच्चा कम हाइट वाला होगा या लंबा होगा। उन दोनों में से एक प्रभावी होता है और एक दूसरा जो होता है वो अप्रभावी होता है। तो ये बात इन्होंने बताई, ये इनका था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इस नियम को मैं इतने सारे एग्जाम्पल पहले दे चुका था आपको कि आपको वैसे ही कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि हमने यूनिट को लेकर ही इस तरह से चले थे कि जो चीज आगे आने वाली है उसका पूरा का पूरा बेस पहले ही हमारे कंसेप्टों में बन जाए। ओके सर। फिर आता है सर जो शब्द मैंने यूज किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद करो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मेंडल का एक नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो विभिन्नता या अलगाव का नियम। ठीक है, विभिन्नता या अलगाव का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बच्चे समझिए जरा इसको। देखो यार, सेग्रीगेशन शब्द जो हम यूज करते हैं सामान्य केस में, आप थोड़ी देर पहले भी इसको यूज करके आए हो। सेग्रीगेशन का मतलब तो अलग अलग होना होता है, और इसको हम लिखेंगे कैसे परिभाषा को कि ईच एलील रिटेन्स इट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इवन दो दे रिमेन्स टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लिख देता हूं, बेटर समझ में आएगा। all allele retains its distinct properties even though they remain together, they segregate during gamete formation। सभी एलील अपनी विशिष्टता बनाए रखते हैं चाहे वे दूसरे एलील के साथ जुड़े हों तथा युग्मक निर्माण के दौरान वे अलग अलग हो जाते हैं। अब बात तो ये भी आप पढ़ चुके हो कि भाई
आपके एलील एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी, आपने पीछे पढ़ा था ना, ये स्मॉल टी मान लो ये है, तो ये दोनों इकट्ठे जरूर हैं, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखे हुए, ये अपने रखे हुए, ये मिक्स नहीं होती है। और जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो मैंने कहा था ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, दोनों अपनी प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं, और जब नए गैमेट बनेंगे ताकि अगली जनरेशन के पास जाना है तो दोनों अलग हो जाते हैं। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि भी अलग भी हो जाते हैं। एक बार अगर मान लो हमारे पेरेंट्स से कुछ एलील्स का पेयर हमें मिला है, तो वो पेयर हमसे अगली जनरेशन में जाएगा तो फिर से सेग्रीगेट हो जाएगा, फिर से अलग हो जाएगा। ये दूसरा नियम इन्होंने दिया था। अभी इसी नियम को और आगे बढ़ाया जाएगा, और नियम दिया जाएगा मेंडल की तरफ से, बट उससे पहले फिर से हमें उस नियम को देने से पहले बहुत सारी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। दो नियम है परिभाषा के तौर पे, मैंने चाहे अभी लिखे हैं आपके सामने, लेकिन इनका बेस तो आपका पहले ही बन चुका था। जितनी समझने की चीजें थी इन दोनों ही नियमों के हम लोग वो पहले ही कर चुके थे। अब आते हैं बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो यार, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि भाई कोई ना कोई जो एक एलील है वो डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा, यही पढ़ाना। अब हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब इन दोनों से अलग केस। अभी तक सिर्फ इतना बोला भाई या तो यस या नो, मतलब या तो ये डोमिनेंट या ये डोमिनेंट। अब पढ़ेंगे भाई उससे भी अलग बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर पढ़ेंगे एक और नई चीज, को डोमिनेंस। अब एक दो तीन टर्म है बड़ी शानदार है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात। निकिता निकिता पहले सिलेबस चेक कीजिए, ठीक है, क्लास पता नहीं आपने सिलेबस चेक किया भी है कि नहीं, आई डोंट नो कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। आप लोग आप कॉल करिएगा मुझे शाम को 4-5 बजे के बाद में, तो फिर आपको मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, आपने सारे सिलेबस ही चेक नहीं किया, बस लगे हुए हैं लगातार लगातार चीजों के ऊपर। चलिए भाई, और जिस बच्चे ने भी कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है प्लीज प्लीज देख लें। वो बच्चे जो नए जुड़े हैं समझ में आ जाएगा पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है ना। कुछ कुछ बच्चे तो मैं ऐसा देखता हूँ पता नहीं एक पागलों की तरह से लगे रहते हैं, 2-4 मैसेज एप्लीकेशन पे छोड़ दिए, 2-4 मैसेज टेक्स्ट मैसेज पे छोड़ दिए, 2-4 मैसेज थोड़ी देर बाद फिर उस पर व्हाट्सएप पे छोड़ दिए। कोई फायदा थोड़ी होगा, फायदा तो पढ़ने से होगा, सिर्फ सोचने से तो कुछ होना नहीं है। तो पहले शांति से बैठ के देखो भाई, इतने तो तुम बुद्धिमान हो कि तुम्हें सिलेबस निकालना आता है अपना कमीशन की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से आता है, तो जिस जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका निकालो, देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, समझ में आ जाएगा आपको बात। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो मेरे भाई उन सारी चीजों को देखो और टॉपिक्स देखो कौन कौन से हैं, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। नहीं हो तो फिर मैं हूं, मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, बढ़ते हैं आगे। अभी हम डिस्कस करते हैं, मैंने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है। अपूर्ण प्रभुत्व पे आ जाओ बच्चे। अपूर्ण प्रभुत्व पे आ जाओ मेरे भाई, समझो जरा क्या होता है ये। भाई दोनों में से अगर कोई भी जीन ऑफ स्प्रिंग में ना हो, जैसे देखो मान लो कई बार आपने ऐसा देखा कि भाई पेरेंट्स जो है, किसी कोई बच्चा है मान लो, उस चाइल्ड है, उस चाइल्ड का पापा जो बहुत लंबी हाइट है, मम्मी जो है उसकी हाइट बहुत कम है मेरे भाई, है ना। और जो बच्चा हुआ वो ना तो लंबा हुआ ना छोटा हुआ, वो दोनों के बीच का हुआ। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उसमें क्या हुआ, ना तो वो जो लंबे वाला जीन था ना तो वो डोमिनेंट हुआ, ना ही जो छोटे वाला था वो डोमिनेंट हुआ, दोनों डोमिनेंट हो गए। इसको बोलते हैं हम दोनों में से कोई भी पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाया, हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, याद रखिएगा। यानी दोनों
में से कोई भी एलील डोमिनेंट न हो, कोई भी प्रभावी ना हो, पूरी तरह से पूर्ण प्रभावी ना हो, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जांपल मैंने दे दिया मेरे भाई। अभी एक मेन चीज देखो, एक मैंने शब्द कहा आपको कोडोमिनेंस, इस पे भी आ जाओ जरा। कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस में क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे दोनों को ही आपको जो फिनोटाइप है ना वो मिक्स होकर के मिलेगा। मतलब जो फिनोटाइप मतलब बाहर से आपको करैक्टर दिखेंगे ना, वो मेल और फीमेल यानी पेरेंट्स के दोनों के मिक्स होकर के दिखेंगे। यानी दोनों की प्रभाविता आपको दिखेगी, यानी बोथ डोमिनेंस दिखेंगे आपको। अभी तक क्या था कि एक ही था, अब की बात दोनों डोमिनेंट दिखेंगे आपको। कैसे? जैसे मेरे भाई ये मान लो कि पेरेंट्स में से एक नीला है और मान लो पेरेंट्स में से दूसरा पीला है ना। तो अब जो ऑफस्प्रिंग हुआ, जो बच्चा हुआ, उसमें क्या हुआ, वो बच्चे का कलर कैसा हुआ, मान लो नीली बॉडी हो गई तो उसके ऊपर ये पीली पीली स्ट्रिप्स आ गई, उसकी बॉडी पे ये पीली पीली स्ट्रिप्स आ गई, हो गए दोनों का डोमिनेंस। या सर्कल आ गए, आपने देखा होगा ना कुछ गाय भैंस गाय वगैरह में देखा होगा, गाय वगैरह के अंदर देखा होगा ना कि सफेद है बॉडी गाय की, उसके ऊपर काले काले वो आ गए आपके मार्क्स आ गए, सर्कल काले काले उसके ऊपर सर्कल्स आ गए, या धारियां आ गई किसी जीव के ऊपर। समझ रहे हो बात को? तो दोनों का डोमिनेंस होगा, दोनों की प्रभाविता होगी मेरे भाई। इसी को कहा जाता है कोडोमिनेंस, जहां पे दोनों ही आपके जो एलील हैं वो प्रभावी हों। बहुत सारे जीवों में देखने को मिलता है, तो याद रखेगा आप इस बात को। ओके सर। हमारी बॉडी के अंदर भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी मेरे भाई, जैसे जो हमारे ब्लड ग्रुपिंग होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एक हम बोलते हैं आई जीन, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? कंट्रोल्ड होती है बच्चे, कंट्रोल्ड होती कौन से जीन के द्वारा? कंट्रोल होती जीन आई, हम बोलते हैं उसको, ठीक है। कंट्रोल होती है जीन आई के द्वारा, ये मान लीजिए आप लोग। हमारी बॉडी के अंदर जीन आई के द्वारा मेरे भाई, समझ गए बात को? तो जीन आई के द्वारा मेरे भाई क्या होता है? कंट्रोल होता है। ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, रक्त समूह जो होता है बच्चे, वो जीन आई से कंट्रोल होता है। नॉर्मल शब्दों में हम लोग बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये आई जो है ना, 3 एलील पाए जाते हैं इसके। आई जो जीन है 3 एलील पाए जाते हैं। एक आई ए पाया जाता है, आई बी पाया जाता है, एक ये आई ओ बोल दो, ये पाया जाता है। 3 प्रकार के आपको ये जीन देखने को मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ओके सर, 3 एलील हैं। ओके सर, ये एलील जो होते हैं ना एक्चुअली में क्या करते हैं, ये हमारी आरबीसी के अंदर शुगर को डिसाइड करते हैं। शुगर को डिसाइड करते हैं कौन सी शुगर होगी, और शुगर के हिसाब से फिर हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ये जो 3 एलील आपको दिख रहे हैं, मैं लिख भी देता हूं, ये डिसाइड करते हैं शुगर कौन सी होगी, शुगर की टाइप, शुगर की कंपोजिशन। और शुगर से क्या होता है, फिर शुगर से हमारा डिसाइड होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। आरबीसी में ही तो डिसाइड करते हैं, क्योंकि आरबीसी के ऊपर ही तो होता है जो ब्लड ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, वो हमारी रेड ब्लड सेल पे ही तो होते हैं बच्चे, लाल रक्त कोशिकाओं पे ही होते हैं। तो ये उसको डिसाइड करते हैं सर, है ना, याद रखिएगा। अब हमारा ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होता है ना, मतलब बॉडी के टोटल एलील्स की संख्या 3 होती है जो ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर तीनों नहीं जाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर सामान्यतः कोई भी 2 जाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर भाई एलील तो 2 ही जाते हैं, कोई इनमें से तीनों में से कोई भी 2 जाएंगे, उसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। अब मान लो पेरेंट्स में से
ये पेरेंट्स है पहला, ये पेरेंट्स है दूसरा, और यहाँ मैंने लिख दिया कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा डिसाइड होगा। सपोज करो, तो मेरे भाई अब मान लो पेरेंट्स है, उसके अंदर है ये आई ए, सपोज करो, एक एक कॉम्बिनेशन करके बताता हूँ फिर आप समझ जाओगे। और पेरेंट्स, दूसरा पेरेंट्स है ना, उसकी तरफ से भी बच्चे को क्या मिला, आई ए मिला। ये पहले पेरेंट की तरफ से भी कौन सा एलील मिला, आई ए, दूसरे की तरफ से भी आई ए मिला। तो बच्चे के अंदर क्या हुआ, दोनों कंबाइन हुए। अब ए ही तो है सर एलील, तो हम बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे, ए हो गया। क्योंकि यहाँ पे एलील कौन से आए, आई ए वाले, तो हम बोलते हैं ए हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से मेरे भाई अगर मान लीजिए, देखो ये जो तीसरा जो एलील है ना, तीसरा एलील जो मैंने बताया है आपको, ये आई नोट, कई बार इस एलील को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देते, तो ये ध्यान रखना, मैंने अक्सर देखा है ऐसे स्मॉल आई से लिखा आ जाता है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर ये तीसरा कहाँ से आ गया। तो स्मॉल आई से ज़्यादातर लिखा जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी इस बात को याद रखिएगा। तो अगर मान लो बच्चे के अंदर पहले पेरेंट से उसको आई ए मिला, और फिर इसको मिला, फिर उसको मिला ये वाला, दूसरे पेरेंट से मिला आई। स्मॉल आई का मतलब होता है नो एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। स्मॉल आई का मतलब होता है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ही होगा, है ना, ए ही होगा। अगर मैं एलील भी लिख दूं बीच में कि भी एलील कौन सा बना, तो एलील यहाँ पे कौन सा बना, आई ए आई ए, एलील मतलब पेयर होता है ना, यहाँ कौन सा बना, आई ए आई, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा। आई जो स्मॉल आई एलील होता है ना, उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा शुगर वगैरह का प्रोग्राम नहीं होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर बाई चांस आई ए ये वाला एलील हुआ और आई बी ये वाला हुआ, तो एलील का पेयर क्या बन गया, आई ए आई बी, और जब ये बनेगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा मेरे भाई। तो ये ऐसे डिसाइड होते हैं, एलील से ही हमारे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। कितने भी कॉम्बिनेशन करके देख सकते हो मेरे भाई, याद रखिएगा। अब ये देखो, यहाँ पे कहोगे सर आप यहाँ क्यों ब्लड ग्रुप पे पहुंच गए, आप तो पढ़ा तो कुछ और रहे थे, पहुंच कहीं और गए। नहीं भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आई ए था, आई बी, दोनों एलील थे, एलील तो दोनों थे। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ये आएंगे तो एक ही तो डोमिनेंट होना चाहिए, या तो आई ए डोमिनेंट होना चाहिए आई बी, तो हमारा ब्लड ग्रुप या तो आई ए होना चाहिए आई बी, यही तो सीखा अभी तक। लेकिन यहां ब्लड ग्रुप क्या बोलते हैं, ए बी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन दोनों का क्या होगा, कोडोमिनेंस हो गया। क्या हो गया बच्चे, कोडोमिनेंस। इसी को तो बोलते हैं सह प्रभाविता हो गया भैया, सह प्रभाविता। दोनों ने अपना कोडोमिनेंस दिखाया, तभी तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है भाई। एलील के पेयर में से अभी तक तो आपने यही पढ़ा था कि सर एक ही डोमिनेंट होता है, लेकिन हमें कुछ समय बाद ये भी पता लगा मेरे भाई कि हर बार जरूरी नहीं है कि एक ही डोमिनेंट हो। बहुत सारे केस हमारी बॉडी में ऐसे भी होता है कि जहां पे दोनों का डोमिनेंस हो जाता है। उसी का एक एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होना। यस या नो भाई, बता दो एक बार, समझ में आई कि नहीं आई बात। चलिए, अब आते हैं, ठीक है भाई दीपिका, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर मल्टीपल एलील वाले केस में। अभी तक आपने ये देखा, ठीक, अभी तनु सोनी, ओके, ठीक, अभी मानसी, ओके भाई। अभी हम देखते हैं सर मल्टीपल एलील, थोड़ा सा और जान लो। मल्टीपल एलील, देखिए क्या मतलब है।
अभी तक आपने क्या देखा कि भाई किसी की भी हाइट को अगर डिसाइड करना है तो दो ही एलील होते हैं, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, मान लो दो ही एलील हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके अंदर अगर किसी करेक्टर को डिसाइड करना है, किसी भी करेक्टर को डिसाइड करना है, किसी भी करेक्टर को डिसाइड करना है, मतलब किसी भी गुण को डिसाइड करने के लिए क्या होता है मेरे भाई, दो से ज्यादा एलील भी होते हैं, हो सकते हैं, मोर देन टू एलील भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर बोलेंगे मल्टीपल एलील है। अगर दो से ज्यादा एलील हो, दो से ज्यादा मेरे भाई अगर एलील हो, तो हम बोलेंगे सर वहां पर क्या है, वहां पर क्या है मेरे भाई, मल्टीपल एलील आपका होगा। अलहाज शभा करीब दोबारा समझा दीजिए सर। तो मल्टीपल एलील शब्द लिखा है, अभी मैंने कहा था कि भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिसाइड करनी है तो दो एलील होते हैं सामान्यतः। जैसे मटर का पौधा था, तो अगर वो लंबा है तो उसके अंदर कैपिटल टी वाला एलील होता है, छोटा है तो स्मॉल टी वाला होता है। ठीक है, अब कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कि इस जैसे यहाँ पर एक लंबाई वाला गुण था, उसको डिसाइड करने के लिए दो एलील थे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक ही चीज को, एक ही कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो से ज्यादा भी एलील हो सकते हैं, जीन हो सकते हैं, तो वहां पर बोलते हैं मल्टीपल एलील। जैसे आपका रैबिट के अंदर जो उनकी बॉडी का कलर होता है, जैसे रैबिट की बात करें, रैबिट के कलर की बात करें मेरे भाई, तो रैबिट के कलर के लिए क्या होता है सर, एक आपका सी पॉजिटिव, सी चार प्रकार के समानता होती, सी पॉजिटिव, सी और सी एच और एक और होता है सी एच। ये कुल मिलाकर के चार एलील होते हैं जो उसके रैबिट के अंदर कलर को डिसाइड करते हैं मेरे भाई। रैबिट के कलर को डिसाइड करने के लिए ये चार प्रकार के एलील होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ओके सर। तो ऐसे एलील दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस मुझे एक बार एक ये चीज आपके दिमाग में और थोड़ी सी रिमेंबर करवानी थी कि हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए दो ही एलील हो, कई बार हो सकता है एक ही चीज के लिए दो से ज्यादा प्रकार के एलील हो, तो कलर का जो डिसीजन है वो कई प्रकार से हो सकता है, वैरायटी ज्यादा मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है सर, अब बात करते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था ना, दोबारा से आ जाओ अपनी बातों पे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे मेरे भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस, या सरल शब्दों में लिख सकता हूं मैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीन की वंशागति। अब की बार देखो, दो जीन या दो जीन मतलब दो प्रकार बोल सकते हो, दो प्रकार बोल सकते हो बच्चे। अभी क्या किया था आपने कि भाई सर ये था एक जैसे, और एक ये था, ठीक है, एक ये था सर, ये दो थे, तो यहां पर एक इस इधर था, एक इधर था, बस ये दो ही प्रकार के थे। अब की बार मतलब सिंगल सिंगल थे, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, मतलब एक ही प्रॉपर्टी आपने पकड़ी थी, यही किया था ना पीछे, ये जा चुकी बात जहां पे आपने केवल एक ही प्रॉपर्टी को पकड़ा था। अब बात है कि सर एक ही जीव से दो डिफरेंट डिफरेंट जीन हो, दो अलग अलग प्रकार के जीन हो, मतलब सर अब हम दो प्रॉपर्टी के साथ खेलेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के साथ खेला था सर, अभी तक हमने सर एक ही प्रॉपर्टी, एक ही गुण के साथ खेला था। अब बात करते हैं मेरे भाई हम दो प्रॉपर्टी से खेलने की। जैसे कैसे समझोगे आप इस बात को, जैसे मान लीजिए अब की बार आपके पास में एक ऐसा, हम प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए
कि येलो सीड और राउंड, हमने येलो सीड और राउंड सीड वाला एक मटर का पौधा ले लिया, येलो एंड राउंड सीड, गोल और पीले बीज मटर के पौधे में ले लिए। दूसरा बच्चे येलो के अलावा फिर एक और ले लो, ग्रीन और रिंकल्ड, अब क्या गोल नहीं रिंकल वाले, ग्रीन और रिंकल्ड सीड। अच्छा एक बार मुझे बता सकते हो बच्चे, ये आपके सामने मैंने लिखा है येलो और ये लिखा है राउंड सीड, ये ग्रीन लिखा है, ये रिंकल्ड सीड लिखा है, तो मुझे बता सकते हो ये जीनोटाइप लिखा है कि फिनोटाइप लिखा है मैंने आपके सामने? एक बार जवाब दे सकते हो क्या? जरा बताओ, फास्ट बताओ सारे बच्चे, अभी जो आपके सामने मैंने लिखी है चीजें, जीनोटाइप लिखा है कि फिनोटाइप लिखा है? जल्दी से बताओ भाई, जीनोटाइप लिखा है मैंने कि फिनोटाइप आपके सामने लिखा है? बता दो महाराजों। तनु सोनी फिनोटाइप, मानसी फिनोटाइप, ठीक है। कृतिका फिनोटाइप, ठीक है भाई, फिनोटाइप लिखा ना जो दिख रहा है हमें, मतलब जो दिखता है वो फिनोटाइप। अच्छा रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को? सपोज करो कि हमने जो ये आपका राउंड सीड है उसको कैपिटल आर से लिख देते, जीनोटाइप लिखें इसका, जीनोटाइप अगर लिखेंगे तो राउंड के नाम का कैपिटल आर आर और येलो के नाम का कैपिटल वाई वाई, मतलब येलो प्रॉपर्टी के लिए ये वाला जीन का पेयर है, राउंड होने के लिए ये वाला जीन का पेयर। आपके पास दो प्रॉपर्टी हैं तो दो पेयर लिखने पड़ेंगे, ये क्या हो गया जीनोटाइप। अच्छा यहां पर मेरे भाई हम क्या करेंगे सर, इधर हमारे पास ग्रीन है और रिंकल्ड सीड है, तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, ले लेते हैं सर आर आर वाई वाई, स्मॉल लिख दो बस, ये आर आर वाई वाई, बस इतनी सी बात है। येलो और राउंड सीड के लिए हमने ये ले लिया आर आर वाई वाई, और यहां पर हमने ग्रीन और रिंकल्ड सीड के ले लिया आर आर वाई वाई। समझ में आ गई बात? दैट्स इट सर, इतना सा हमने लिया है। ओके तो राउंड के लिए आर लिया है, राउंड के लिए हमने आर लिया है, येलो के लिए वाई लिया है। अच्छा यहां पर रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया है और हमने ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिया है मेरे भाई, याद रखिएगा। क्लियर है बात? ओके सर। अच्छा अगर थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं राउंड सीड आगे लिख दूं, मैं ये राउंड आगे लिख दूं, राउंड सीड में आगे लिख दूं और येलो पीछे लिख दूं, ताकि ये नीचे जो लिखा हुआ है वो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर भी मैं रिंकल्ड को आगे लिख देता हूँ और ग्रीन को पीछे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ठीक है ना, आर मतलब रिंकल्ड, वाई मतलब क्या है आपका ग्रीन, ठीक है। अब ये क्या है, जीनोटाइप लिख दिया मैंने। कहोगे सर यार वाई क्यों लिख दिया? भाई हम इनसे लिखते हैं, आप ABCD से लिख दो, लेकिन हम लिखते इनसे हैं। सामान्यतः जब हम किसी भी जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कोई टॉल प्लांट है तो हमने कैपिटल टी लिखा था, स्मॉल है तो स्मॉल टी लिखा था। अब वैसे ही अगर कोई सीड आपका, अगर कोई आपका प्लांट के अंदर उसके सीड, अगर मान लो मटर का प्लांट है उसके बीज अगर राउंड है तो हम कैपिटल आर आर से लिखते हैं, अगर येलो है तो कैपिटल वाई वाई से लिखते हैं। अगर सीड आपके राउंड नहीं है, रिंकल्ड है, साथ में रिंकल्ड है, तो हम आर आर से लिखते हैं, और अगर ग्रीन है तो स्मॉल वाई से लिखते हैं। आप ऐसा नहीं ग्रीन है तो जी जी से लिख दोगे, फिर उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इनको कैपिटल स्मॉल से ही लिखते हैं मेरे भाई। जैसे टॉल प्लांट था तो कैपिटल टी लिखा था, लेकिन ड्वार्फ था तो डी नहीं लिखा था, स्मॉल टी कर दिया था, है ना, पहचान करने के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, लिख दिए मैंने। अब हमें क्या कराना है, वहां पे क्रॉस करवाया था केवल टी 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 टी, सिर्फ एक ही पेयर का करवाया था, अब की बार दो दो पेयर हैं, मतलब दो प्रॉपर्टी का क्रॉस करवाना अब की बार। अब की बार जो क्रॉस होगा मेरे भाई दो प्रॉपर्टी का होगा, दो गुणों का होगा, ध्यान रखिएगा इसको, और जितना बेहतरीन आप करवाओगे उतना ही आपको आनंद आएगा। आइए मेरे भाई अब कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करने का टाइम आ गया है,
आप खुद करके बताओगे, मैं सिखा देता हूं आपको। मेंडल का एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट में क्या सीखा था, F1 जनरेशन आएगी सर पहले। F1 जनरेशन कैसे बनेगी बच्चा, बताओ। F1 जनरेशन बनती है सर इनका क्रॉस करवा के, क्रॉस करवाओगे तो क्रॉस कैसे करोगे, बताओ मेरे भाई, कैसे क्रॉस करोगे सर, कर सकते हो ना, यस या नो। भाई जैसे पीछे आपने किया था, यहां पर भी क्रॉस वैसे ही कर दो आप लोग। अब एक तो सर ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। आप क्रॉस करवाओगे, कितना भी क्रॉस करवाओ मेरे भाई, लेकिन फाइनली आपको क्रॉस करवाने के बाद में क्या मिलने वाले हैं, पहली जनरेशन में आर आर वाई वाई, यही तो कॉम्बिनेशन मिलने वाला है आपको। कितना भी क्रॉस करवा लो, यही कॉम्बिनेशन मिलने वाला आपको फाइनली। इनका इसका क्रॉस दो प्रॉपर्टी वाला है, उसका क्रॉस करवाओगे तो मेरे भाई एक तो इनमें से चेंज होगा इसके साथ में, एक इनमें से चेंज होगा इसके साथ में, तो मिलेगा तो आपको यही फाइनली। एक तो आर बदलेगा उससे, एक वाई बदलेगा, दोनों प्रॉपर्टी में एक एक तो बदलेगा ना। क्रॉस करवाओगे तो यही होने वाला है, तो क्रॉस करवाओगे तो पहली जनरेशन में आपको ये प्राप्त होने वाला है। अब अगर मैं बोलूं कि मटर का पौधा जिसका आपने क्रॉस करवाया तो ये प्राप्त हुआ, अभी को ध्यान रखना, पिछली क्लास में आज ही क्रॉस हमने किया है, अब वो दिमाग से आउट है ना बिल्कुल, अगर तो दोबारा देखना लेक्चर को घर पे जाके, दोबारा रिपीट करना, क्योंकि वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनको क्रॉस करवाएंगे तो देखो, एक तो आर ये रहेगा, एक ये रहेगा, फिर ऐसे वाई एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। यार और थोड़ा आसान कर देता हूँ, अगर कोई बच्चा फंस ना जाए भाई, एक बात थोड़ी सी मैं आपको हल्का सा एक हिंट दे देता हूँ कि जब गैमेट बनेंगे तो क्या होगा, गैमेट बनेंगे तो ये आर अलग होगा, ये आर अलग होगा, ये वाई अलग होगा, ये वाई अलग होगा, इधर भी ये आर अलग होगा, ये आर अलग होगा, ये वाई अलग होगा। वाई पहला स्टेज तो यही था ना, क्रॉस करवाना सिखा था स्टेप टू स्टेप, तो अलग होगा। जब ये मिलेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, एक तो इधर का आर, एक इधर का आर आएगा, अच्छा एक इधर का वाई, तो एक इधर का वाई आएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, अब ये आर ले लो तो ये वाला आर इधर से, तो ये वाला आर इधर से आ जाएगा, ये वाला वाई ले लो अब की बार इधर से, तो ये वाला आएगा। कुल मिलाकर के कॉम्बिनेशन तो वही बनना आपका, जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सारे ऐसे ही बनेंगे, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, कॉम्बिनेशन तो यही बनने हैं। अब आर के साथ वाई मत मिला देना, आर के साथ आर ही लेना है मिक्सर आपको, वाई के साथ वाई ही लेना है। क्रॉस करने का तरीका वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। कभी निपटा दो सब कुछ सिस्टम भूल भाल के, कभी बोल दो सर आर के साथ वाई क्यों नहीं मिलाएंगे, भाई आर जिस करेक्टर का सिंबल है उसको उसी करेक्टर के साथ मिलाना है। तो ये आपके पास में रिजल्ट जो भी आएंगे ना, ये रिजल्ट आएंगे आपके पास चारों। तो ये पहली जनरेशन में ये रिजल्ट आया। अब पहली जनरेशन में डोमिनेंट कौन होता है, देखो मैंने लिखवाए थे आपको नियम, मटर के प्लांट में राउंड एंड येलो, ये आपका क्या होता है, डोमिनेंट होता है। पहली जनरेशन में ये बनेगा और इनमें से राउंड और येलो ये डोमिनेंट है। राउंड एंड येलो मतलब जितने भी आपके प्लांट ये होंगे मटर के, उनमें क्या प्रॉपर्टी होगी, राउंड और येलो सीड होंगे उसमें, ठीक है। फिर F2 जनरेशन हम कैसे प्राप्त करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन करके पहली क्रॉस करवाते थे, फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे। F2 जनरेशन जो प्राप्त होगी मेरे भाई, उसमें क्या होगा सर, अब की बार F2 जनरेशन के अंदर आप सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो चारों का मिक्सचर फिर से होगा, मतलब इसका इसी के साथ में आपने मिक्सचर करवाना अब की बार। अब ये जो रिजल्ट प्राप्त हुए थे ना, ऐसे से आपको 3-4 रिजल्ट प्राप्त हुए थे, उन दो को उठा करके सेल्फ पॉलिनेशन करवा दो तो इसका उसके साथ मतलब सेम के साथ ही होगा। तो कॉम्बिनेशन करवाओगे तो अब की बार क्या होगा, आपको F2 जनरेशन मिलेंगी, और F2 जनरेशन मिलेंगी, मिलनी तो फिर से वही है आपको जैसी अभी मिली थी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे, कुछ नया तो आएगा नहीं। तो आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई सेम टू सेम वही मिलने हैं आपको। आगे क्रॉस करवाओगे तो ये तो यही मिलेगा, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, मतलब ऐसी ही चीज़ें आपको मिलनी है। अब इनका F2 जनरेशन में भी ऐसी चीज़ें आपको मिलनी है, ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन जब आती है तो हमें एक बात का पता लग जाता है कि भाई F2 जनरेशन में कुछ केस में कोई डोमिनेंट हो सकता है, कुछ केस में कोई। अभी चलो देख लेते हैं, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि
यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। अब देखो, अब यहाँ फंसेंगे। अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन अभी मैं आपको सुलझा दूंगा। मैं अभी आपको सुलझा दूंगा। मैं आपसे अगर पूछूं फिनोटाइपिक रेशियो, यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगी? देखो मेरे भाई, जो F2 जनरेशन है ना, उसमें टोटल रिजल्ट कितने आएंगे बता सकते हो क्या आप मुझे? टोटल रिजल्ट कितने आएंगे मेरे भाई, बता सकते हो क्या? अगर तुम थोड़ी सी भी क्षमता रखते हो खुद से क्रॉस करवाने की, तो बता सकते हो क्या टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? देखो भाई, जो F1 जनरेशन में हमारे पास में आए थे, जो प्लांट हमने लिए थे, हमारे द्वारा जो लिए गए थे, और F1 जनरेशन में जो हमें प्राप्त हुए थे, अगर आप उनको अब सेल्फ पोलिनेशन करवाओगे तो अलग अलग कैटेगरी के रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जैसे एक आपको सपोज करो YR मिलेगा, एक आपको RR मिलेगा, एक ये रेशो मिलेगा, एक YR मिलेगा, एक आपको RR मिलेगा, एक आपको YY मिलेगा, एक ये रिजल्ट आएगा। और एक और रिजल्ट जो आपको मिल सकता है वो RY। भाई, आप जब F2 जनरेशन आपकी जो फाइनली बनी, कैसे बनी है? जो F1 जनरेशन में आपको रिजल्ट मिले थे, उनको सेल्फ पोलिनेशन करवाने से आपको ये रिजल्ट मिल सकते हैं फाइनली। मतलब मैक्सिमम आपका कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है, YR RR YY RY। अच्छा, कितनी बार प्राप्त होंगे? अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स का डिस्कशन करें तो लगभग आपको 9 बार ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लगभग 3 बार आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और ये भी आपको समथिंग समथिंग 3 बार, और ये रिजल्ट आपको केवल एक ही बार देखने को मिलेगा। तो लगभग इनका जो अनुपात हो जाएगा वो 9:3:3:1 ये रेशियो मिलेंगे आपको। कब? जब हम 2 प्रॉपर्टी वाले जीन को क्रॉस करवाते हैं। जब हम 2 प्रॉपर्टी वाले जीन को क्रॉस करवाते हैं तो मेरे भाई ये हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया रेशियो, मैंने आपको बता दिया मेरे भाई इनके अंदर। कि भाई अब कहोगे सर ये क्या लिखे हैं भाई, मतलब येलो और जो रिंग आपका ये आर सिंबल है, ये स्मॉल आर है, 2 राउंड येलो और राउंड। यहाँ पे स्मॉल आर किस लिए था याद करो मेरे भाई, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, यहाँ दोनों चीजें लिखी हुई हैं आपके पास में। तो ये गुण हैं, उन गुणों के नाम लिखे हुए हैं मैंने, जो गुणों के बारे में आपने रिमेंबर करना है। चलिए, क्रॉस वैसे ही करवाना है जैसे यहाँ पर करवाया था। एक बार मैं थोड़ा पीछे दिखा सकता हूँ, जिन बच्चों का बेस बहुत कमजोर होगा तो फंसेंगे यहाँ पर, मुझे पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जोर दे करके एक चीज दिखा देता हूँ। हमने किया क्या है, देखो यही काम हुआ है। यहाँ पे जो काम हुआ था, यहाँ पर बस हमने एक ही प्रॉपर्टी ली थी, उनके गैमेट्स अलग हुए थे, फिर कंबाइन किया था सबने, कंबाइन करके 4 रिजल्ट आए थे, और 4 रिजल्ट के बाद फिर हमने क्या किया था, ये F1 जनरेशन ठीक है, फिर 4 रिजल्ट के बाद में हमने क्या किया था, इन 4 रिजल्ट को फिर से लिया था, और फिर से हमने क्या किया था, इन्हीं में से उठा करके और हमने इनके रिजल्ट निकाले थे, क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। यही काम हमने यहाँ वहां पर भी किया है मेरे भाई, ठीक है। यही काम बच्चे हमने यहाँ पर भी किया है, यही 2 स्टेप हमने लगाए हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दी हैं ताकि फिर बार बार हम लोग इन सारी चीज़ों को वो बार बार उस पर समय खराब ना करें। तो यही काम यहाँ पर किया बच्चे, करके देख लीजिएगा। अगर बाई चांस ऐसा लगे कि नहीं सर हम तो फिर भी फंस रहे हैं, तो फिर अपन तो हैं ही, फिर बता दीजिएगा, है ना। तो वही हमने जो 2 स्टेप्स मैंने सिखाए थे, वही 2 स्टेप मैंने शॉर्ट में लगा दी डायरेक्टली यहाँ पे, आप आराम से उनको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है भाई रोशनी, ओके अलहाज, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है अलहाज। अब आता है भाई ये सारे सिखाने का प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आता नियम मेंडल का, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है बच्चे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, सीख चुके हो अभी तक जितना मैंने बताया। नियम मैं बाद में बताता हूं, पहले सिखा चुका होता हूं, अब भी वही चीज आपका। इसने कहा कि जब दो पेयर हैं किसी ट्रेट्स के जो कि कंबाइन है किसी हाइब्रिड के अंदर, तो वो सेग्रीगेशन जब होगा एक पेयर का तो वो इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर से। मतलब ये है सरल शब्दों में, अभी क्या लिखा था आपने, आर आर वाई वाई, डेफिनेशन का रट्टा नहीं लगाना है। इसने कहा कि जब भाई एक और ऐसा ही प्लांट है, आप इनका क्या कराओगे, हाइब्रिड करवाओगे ना, तो जब इनका हाइब्रिड करवाओगे ना तो ये अलग अलग तो होना पड़ेगा, इसको अलग होना पड़ेगा, इसको अलग होना पड़ेगा, इसको अलग होना पड़ेगा, इसको अलग होना पड़ेगा। तो इसने क्या कहा, इस नियम ने, इसने कहा भाई ये जो अलग हो रहे हैं ना, इसने कहा भाई ये जो अलग हो रहे हैं और ये जो अलग हो रहे हैं, है ना, यानी इनका अलग होना, इनका अलग होना, ये पहले एक ही प्लांट के अंदर थे ना, ये इनका जो अलगाव है वो अलगाव एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। बस यही नियम है भाई, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। समझ में आई बात? चलिए, सो यही था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई ये जो आपके पास में दो दो अलग अलग प्रॉपर्टी के जीन हैं, एलील्स हैं, तो ये जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगी अगले जनरेशन में जाने के लिए, तो ये वाला जो है ना, इसका जो सेग्रीगेशन है वो इसको प्रभावित नहीं करेगा मेरे भाई। ठीक है, ओके सर, क्लियर है बात? ठीक है भाई, तो क्लियर है तो ये यहां तक करते हैं आज, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। और बहुत सारी और चीजें हैं हमारे पास में, कि ये मेंडल ने नियम दिए थे, मैंने बताया था इनको कोई पहचान नहीं पाया था, पहचान कब हुई तो अगली सेशन में हम जानते हैं। आज यहां तक करते हैं बच्चे, मिलते हैं फिर। जय हिंद भाई।